नदी में मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र हो गई। अब बिहार में देखते हैं कि कौन सी नदी बाढ़ लाती है। देखिए, अगर आप बिहार को भी देखेंगे ज्योग्राफिकली, तो बिहार जो है इसके ऊपर ये वाला आपका देश हो गया आपका नेपाल। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ है, और बिहार के नीचे ये झारखंड है। झारखंड जो है वो भी तो पहाड़ी पठारी एरिया है, वो भी ऊंचा एरिया है। तो नेपाल से भी पानी जो आएगा वो बिहार की ओर आएगा, और झारखंड से भी जो नदियां पानी लाएंगी बिहार में पलट देंगी। और ज्योग्राफिकली देखेंगे पूरा हिंदुस्तान का ऊपरी भाग तो वो पूरब की ओर ऐसे झुका हुआ है इस तरह से। तो यूपी से भी जितनी नदियां हैं उसका भी टोटल का टोटल पानी कहां चला आएगा? बिहार में। अब ये बिहार में चारों ओर से पानी आ जाता है, तो बिहार इस तरह से धंसा हुआ है, मतलब ये ऊपर से भी धंसा हुआ है और नीचे से भी धंसा हुआ है, और इधर का पश्चिमी भाग उठा हुआ है, इसलिए यहाँ की सारी नदियां इस डायरेक्शन में आने लगती हैं। बिहार का जो निचला भाग है वहां की जो नदियां हैं वो बाढ़ नहीं लाती हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा पानी नहीं होता है। वो बहुत ही बड़े ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ से नहीं निकलती हैं, वो झारखंड से निकलती हैं। इसमें आप देखेंगे तो करमनासा नदी इस साइड में है, और सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल और यहाँ अजय नदियां ये नीचे से जाके इसमें पानी मिला देती हैं। लेकिन ये बाढ़ लाती नहीं है, गंगा में बाढ़ लाने में मदद कर देती हैं, क्योंकि ये बीचों बीच से जो नदी गुजर रही है वो गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांट देती है। इस गंगा नदी में खुद ही पानी लबालब होता है, और ये नदियां जाके उसमें पानी और मिला देती है, जिस वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है। और उसके बाद जो सबसे घातक काम करती है वो नेपाल से आने वाली नदियां करती है। यहां देखेंगे तो सरयू नदी, जो जिसको आगे जाके घाघरा भी बोलते हैं, तो ये सरयू नदी सारण जिला में आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में, और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी मिला देती है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी इसमें पूरा पानी मिला देती है। गंडक के वजह से इस एरिया में पूरी तरह से बाढ़ आ जाता है। गंडक के बाद आती है बूढ़ी गंडक नदी, ये भी गंगा में पानी मिला देती है। तो ये एरिया पूरी तरह से ये गंडक के कारण बाढ़ में डूब जाता है। इसके इधर देखेंगे तो ये बागमती नदी है। बागमती नदी डायरेक्ट गंगा में न मिलके कोसी में मिलती है, और ये कमला नदी, ये दोनों पानी बहुत ज्यादा लाती हैं और कोसी में मिला देती हैं। कोसी में ऑलरेडी पानी रहता है, और कोसी में ये बागमती और कमला नदी पानी मिला देती है। कोसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोसी की ओरिजिन होती है वो नेपाल से, और जब वहां से चलती है तो इसका एक फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ आपको हम ग्रीन कलर से डॉटेड कई ठो लाइन दिखाएं, वो पूरा एरिया कोसी का है, कभी इस डायरेक्शन से जाएगी तो कभी उस डायरेक्शन से जाएगी। ये इतना ज्यादा रास्ता बदलती है कि इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि बाढ़ लाती है, और रास्ता बदलने की वजह से इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं रहता किस डायरेक्शन में जाएगी। तो लोग मान लीजिए इस साइड में बसे हैं, और इस बार नदी इधर से गई तो अगली बार इधर से चली जाएगी, तो बहुत ही बड़े मात्रा में ये डिस्प्लेसमेंट करती है, और यहां से आ जाती है महानंदा नदी। तो ये बिहार की जो नदियां हैं, उत्तरी बिहार तो पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है। ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। जो आपको ये समस्या भले लग रहा होगा कि ये बाढ़ की समस्या है ये कुछ महीने की, लेकिन इसी वजह से उत्तर बिहार में कोई इंडस्ट्रियल कोई बड़ी कंपनी नहीं आती है। जानबूझ के उसको पता है कि बाढ़ के समय हमको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो ये अगर इन बाढ़ की समस्या पर परमानेंट उपाय नहीं करेंगे तो उत्तरी बिहार और पूर्वोत्तर राज्य कभी डेवलप नहीं करेगा। तो ये उन लोग के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है इसको परमानेंट इलाज न करके। अब ये बाढ़ कुछ ही नदियां क्यों लाती हैं इसको समझिए। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियां बहुत हाइट से निकलती हैं, इस वजह से उनके अंदर फ्लो बहुत तेज होता है, और फ्लो तेज होने की वजह से उनमें अपर्दन यानी इरोजन की क्रिया बहुत तेज होती है। और हम लोग क्या किए हैं कि डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा किए हैं, जंगलों को काट दिए हैं कि मिट्टी में जो अपनी शक्ति थी वो खो गई है। अब मान लीजिए बाढ़ का पानी इसमें घुसेगा तो यहाँ की तो पूरी मिट्टी काट ले जाएगा, लेकिन जो जंगल के अंदर की मिट्टी है वो उतना नहीं काट पाएगा। तो यहाँ से तो मिट्टी काट के लेके चला गया, अब ये जो मिट्टी काट के ले जाएगा ये कहाँ ले जाएगा? नदी के बीच में भरेगा। नदी का तल जहाँ पानी रहना चाहिए वहाँ मिट्टी भर गया तो पानी बाहर आ जाता है। तो हम लोग की ये गलती है डिफॉरेस्टेशन, जिस वजह से नदियों में गाद यानी कचरा बढ़ रहा है। नदियों का ये कचरा इतना ज्यादा है, आप कल्पना कीजिए कि नदियां बीच बीच में एक तो टापू बना देती है। आप अगर पटना एंट्री करिएगा गांधी सेतु से जैसे पार करेंगे बीच में आपको एक तो टापू मिलेगा इन्हीं कचड़ों की वजह से, ये जो बीच में सिल्ट है। और असम में अगर देखेंगे तो मांजुली एक पूरा दुनिया का सबसे बड़ा नदी में स्थित आइलैंड यानी द्वीप बन गया है, जो इसी सिल्ट के वजह से बन गया है। ये सिल्ट काफी मतलब उर्वरक भी होते हैं, क्योंकि हर जगह से ये ऊपरी परत को छांट के लेते आते हैं। ये कितना कचरा लाती हैं सब ये नदियां। अब सोचिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस एरिया में वो कितना कचरा लाती है, 2.2 मिलियन टन इतना कचरा पर डे एक दिन में ले आती है, इतना कचरा। अब आप इसको अंदाजा लगाइए कि इस
जो मिट्टी को ले आ रही है, इतनी मिट्टी को अगर उठाना है तो हर दिन आपको 1 लाख से ज्यादा ट्रक की जरूरत पड़ेगी इतनी मिट्टी को ले जाने के लिए। मिट्टी का जमाव जो है वो इन नदियों की सबसे बड़ी समस्या है कि जिस वजह से इनका तलहटी भर जाता है और वो पूरी तरह से बाढ़ में तब्दील हो जाती है। अगर ये मिट्टी नहीं रहता तो 2.2 मिलियन लीटर पानी वहां रहता, जो पानी शहर में घुस गया, गांव में घुस गया, वो कहां आ जाता है? इन मिट्टियों के जगह पर। अब चर्चा करते हैं कि बाढ़ को रोका कैसे जाएगा। भाई समस्या है तो उसका समाधान तो कंफर्म होगा। देखिए, बाढ़ को आप रोक नहीं सकते हैं, वो आएगा ही, लेकिन बाढ़ को एक आपदा बनने से आप रोक सकते हैं। जनजीवन को लॉस नहीं होगा, उसे कंट्रोल लेवल में कर सकते हैं, जिसके कुछ उपाय हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए, जो शहरी एरिया होता है, बड़े से शहर होते हैं, उनके पास इतना पानी वेस्टेज होता है, बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह में जो नहाने धोने में पानी जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह, इन पानी को हम नदी नाले के माध्यम से नदी में जोड़ देते हैं, जिस वजह से नदी का जो जलस्तर है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो बाढ़ के